हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास यूट्यूब चैनल। मैथ्स क्लास ये हमारे यूट्यूब चैनल है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम, और इस पे हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो 11th क्लास में चैप्टर 1 है सेट्स का है, और सेट्स हम डे टू डे लाइफ में भी सुनते आते हैं कि जो सेट है, सेट वर्ड क्या है। जो सेट है एक्चुअली सेट क्या शो करता है, एक कलेक्शन शो करता है, कलेक्शन या ग्रुप को शो करता है। इसमें डे टू डे लाइफ में हमारे पास कलेक्शन या ग्रुप से रिलेटेड कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, टीम है, कोई भी स्पोर्ट्स टीम, क्रिकेट की हो सकती है, हॉकी की हो सकती है, जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, वो एक कलेक्शन होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, इसके साथ मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कलेक्शंस आते हैं हमारे पास, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स एंड एटसेट्रा ऑन, बहुत सारे। ठीक है, तो इनमें ये जो कलेक्शन है ये मैथमेटिकली सेट होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी। ठीक है, हम एक एक बात को समझते हुए चलेंगे आराम से, बिल्कुल। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है, और उसको फिर प्रैक्टिस भी करना है। देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता भाई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो एक प्रोवर्ब है और फैक्ट है, बिल्कुल तथ्य है। सेट जो टॉपिक है, चैप्टर जो सेट है हमारा पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ बैकबोन है, क्योंकि सेट पे जो आगे आने वाले रिलेशंस है, एक चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उनमें सेट का यूज होता है, वो सेट पे ही बेस्ड है टोटल, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर आगे जाके सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये भी सेट पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, ज्योमेट्री में सेट का यूज होता है, और हमारे पास एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, जो हमने 10th में भी पढ़ी है थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 11th क्लास में भी आएगी और 12th क्लास में भी आएगी, और उसके मोस्टली क्वेश्चंस सेट्स को यूज करके ही होंगे। तो सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट के बिना इन टॉपिक्स को समझना आसान नहीं है। तो हम सेट को करेंगे अभी। सेट थ्योरी जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वो जॉर्ज कैंटोर ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और ये जर्मन मैथमेटिशियन है। जर्मन मैथमेटिशियन थे, 1845 से 1918 तक वो धरती पर रहे हैं। ये उनकी बर्थ डेट और ये निर्वाण दिवस है इनका। ठीक है, अभी हमने जो डे टू डे लाइफ में कुछ कलेक्शंस पढ़े हैं और मैथमेटिकल कुछ कलेक्शन पढ़े हैं। अभी वो सेट हैं या नहीं हैं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकली डेफिनेशन दे रखी है वो पढ़ते हैं सेट की। और वो क्या कहता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट objects is called set। क्या बोला उसने, कह रहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेट कहलाता है। इसमें दो टर्म फोकस करने की हैं, ध्यान देने की हैं, वेल डिफाइंड और ये डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा है उसने। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कलेक्शन हमारे पास है, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का
जो 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे हैं। अब इस कलेक्शन में 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करने हैं, तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आएंगे, ये हमने लिखे हैं यहाँ पे। अगर लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स किसी से भी डिस्कस करेंगे, हम ही जो डिस्कस कर रहे हैं हम नहीं, कोई भी डिस्कस करेगा, तो जस्ट ये 1 to 9 ही नंबर्स आएंगे। इनके बारे में किसी की भी कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं होगी। तो ये जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या होगा, एक सेट होगा। जी फिर सेट कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा, इसमें अगर वो बोल दे कि भाई कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब कलेक्शन तो ये है किसका है, फ्लावर्स का है, लेकिन उसने इसके साथ एक वर्ड लगाया क्या, ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कलेक्शन होगा ना, वो सेट नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं, वेल डिफाइंड क्यों नहीं है वो, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स का जब हम कलेक्शन करेंगे, हमारे पास मतलब बहुत सारे फूल हैं अलग अलग, और हमें बोला जाए कि भाई सबसे सुंदर फूल चुन के लाओ, तो अब उसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है, और अब अपना लाइकिंग का टेस्ट है। भाई किसी को रोज पसंद है, उसको रोज मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा, या किसी को लोटस का फ्लावर ज्यादा पसंद आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ओपिनियन है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, और हो ही जाती है, हो सकती नहीं है, हो ही जाती है। तो इसलिए हम वो जो कलेक्शन होगा उसको सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड होने का मतलब अब समझ गए होंगे हम, क्या, कि जिस कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो पर्टिकुलर उस कलेक्शन से बिलोंग करता हो, और उसको बिलोंग करने में कोई डुअल माइंड ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को कोई डाउट ना हो कि ये ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, तो वो कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, और जो वेल डिफाइंड होगा वही क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारे पास कुछ कलेक्शंस आएंगे क्वेश्चन में, और हमें उनको डिसाइड करना होगा कि वो सेट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जनरल सी क्वेश्चन करने के लिए तो एक जनरल सी बात ध्यान रख लेंगे, वैसे तो हमें पता लग जाएगा। जो ये एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, रिनाउंड, मैथमेटिशियन, फेमस वर्ड, ये जो वर्ड्स अगर किसी कलेक्शन के साथ लगते हैं, वो उसको वेल डिफाइंड नहीं रहने देते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन में होंगे, पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कलेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट्स, उनको मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी सेट को जब लेबल करते हैं, डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू डिनोट अ सेट। सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। और इसमें एक बात और बताता है, जैसे एलिमेंट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, सेट के एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, उनको स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एंड सो ऑन। एक इसमें सिंबल यूज होता है, ये एप्सिलॉन, सेट्स में
इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको भी करते हैं और इसको ऐसे कट करके भी करते हैं, एप्साइलन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। कहाँ यूज करते हैं इसका भी बताएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीख के चलेंगे। डज नॉट बिलोंग टू, हमारे पास जैसे कोई सेट है, उसने लिखा था अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का एक सेट बनाया था। अगर मुझे इसका नाम रखना है तो मैं इसका नाम रखता हूँ ए, कैपिटल लेटर्स में। ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। किसी भी सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसने बताया उसको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं कोमा से अलग करके, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये इनके एलिमेंट हैं, इनको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, जैसे मुझे बोलना है कि भाई 5 सेट ए का एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ये मैथमेटिकली लिखा जाएगा ऐसे, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यही मतलब है। अब जैसे 7 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या इसमें 10 भी है? 10 तो नहीं है इसमें, तो 10 नहीं है तो मना कर देंगे, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, या 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझे? कर देंगे इनको, शाबाश। अभी आगे हमारे पास है, देर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला है रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी मेथड। आई थिंक सभी को पता लग रहा है, यस, ओके, वेरी गुड। लाइक करते रहें वीडियो को, कमेंट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में, जिन जिनको ज़रूरत है सबके पास भेज दें, शाबाश, वेरी गुड। इन रोस्टर फॉर्म elements of set are listed separated by commas and enclosed in curly brackets, जिनको ब्रेसिस भी बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कर्ली ब्रैकेट में इवन नंबर्स 2 4 6 8, ये कोमा से अलग कर दिया। तो ये रोस्टर फॉर्म है, और इन्हीं को सेकंड में हम अगर जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट having a common property, कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एंड बाय डिफाइनिंग दैट प्रॉपर्टी वी रिप्रेजेंट दैट सेट। और ये रिप्रेजेंटेशन जो होगी इस प्रॉपर्टी के बेस पे, उसी को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। इन्होंने लिखा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस
a single common property which not possessed by any element outside the set। ठीक है, जैसे अब इसी की बात करते हैं कि जैसे इसने बोला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स ये हैं, तो इनको अगर वर्ड्स में हम लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने एक सेट का नाम दे दिया ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से इसको लिखना भी सीखना है भाई। कैसे? सेट ऑफ एक्स सच दैट x is an even natural number less than 10। ठीक है, जब भी हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड से किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, ये कॉलन लगाएंगे, और फिर वो जो प्रॉपर्टी है जो डिफाइन कर रही है उस सेट को वो लिख देंगे। और ये किसके कैसे होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये सेट है ना, जो ये A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट किसके लिए, ये जो दो कॉलन हैं ये सच दैट के लिए प्रयोग होता है, और ये जो x है ये सेट ऑफ ऑल एक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल्स हैं, तो उनको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। वैसे तो ये क्या होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये है, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसको हम ऐसे लिखें, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। समझे नहीं बात को? ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आई थिंक। तो इसको साथ के साथ नोट भी करते रहें, समझते भी रहें। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होएगी, बार बार देखना पड़ेगा। तो दिमाग में भी सेट करते रहें, सेट को दिमाग में भी सेट करते रहें। ठीक है ना, तो फिर वो भूलेंगे नहीं, तो यूज़ भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके। एक बात रह गई, जो उसने डेफिनेशन में बोला था ना, क्या डेफिनेशन में उसने कहा था कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, डिस्टिंक्ट को नहीं डिस्कस किया हमने। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे उसमें एक तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, एंड नो एलिमेंट रिपीट्स, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा अपने आप को। जैसे मान लिया हमारे पास से कोई सेट है 1 2 3, तो ये 2 1 3 भी यही है, और 3 2 1 ये भी यही है, और साथ में अगर कहीं ऐसे आ जाए 1 2 2 3 1 1, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है सेट को लिखने का। जो सेट में एलिमेंट्स आते हैं वो रिपीट नहीं करते, वो सिर्फ एक ही बार आएगा, एक एलिमेंट 1 2 3, बस यही एलिमेंट है इसमें। ओके ओके बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है पहली एक्सरसाइज का 1.1 का, और इसमें लगभग बातें डिस्कस हो गई हैं। कोई बात रह गई होगी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक बात और याद आ रही है मेरे को कि हमने अब तक रियल नंबर्स पढ़े हैं, और रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं।
ठीक है। तो एक बार नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, वैसे तो हमने पढ़ रखा है लेकिन रिमाइंड कर लेते हैं, इनका यूज होएगा इनमें। क्या है, रिप्रेजेंटेशन भी है वो सेट की फॉर्म में। कह रहा है कैपिटल एन, ये क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें नेचुरल नंबर्स पता है कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही जेड है, जेड ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको जेड प्लस से शो कर देते हैं, 0 से इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो जेड नेगेटिव से शो हो जाते हैं, और 0 का हमें पता ही है वो 0 जस्ट एक इंटीजर है, इट इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्यू, कैपिटल लेटर्स में है ये। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है, पी बाई क्यू की फॉर्म के नंबर्स आ जाते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं, ठीक है। और इसमें फिर इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, समझ लेंगे बात को। और कैपिटल आर, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें रैशनल और इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, इनको ध्यान रखना है। इनके साथ जैसे क्यू पे प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्यू पे यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव रैशनल नंबर, ऐसे ही आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, इनको तैयार करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और 2 वीडियो में करेंगे उसको, 3 क्वेश्चन एक वीडियो में और 3 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, और आपके बोर ना होने का ध्यान रखा जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई बोरियत फील होती है तो उसको अवॉइड करेंगे। वी आर टू स्टडी जस्ट, हमें पढ़ना है, बोर नहीं होना है, ठीक है। और फिर से एक रिक्वेस्ट है बच्चों, फ्रेंड्स, दैट इट इज़ योर चैनल, डू लाइक एंड डू कमेंट एंड शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। अपने आप भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।